हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। लास्ट आज अपनी इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपन का जो टॉपिक चल रहा था वो पाचक ग्रंथियां थी, और पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत अपन ने एक तो पित्त रस पढ़ लिया था, एक अग्नाशी रस पढ़ लिया था। लास्ट पार्ट जो आज अपना बचा हुआ है वो है दोस्तों आपका लीवर। टॉपिक चल रहा था अपना पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र का जो लास्ट पॉइंट आप लोगों का बचा हुआ है वो है आपका यकृत, लीवर। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात आती है इस यकृत के बारे में, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अपने शरीर में यकृत एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं, और इसी यकृत को लीवर के नाम से अपन जानते हैं। तो क्या काम संपन्न करता है, पहले अपन बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसे कहा जाता है शरीर की जैव प्रयोगशाला, बायो लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर की जैव प्रयोगशाला या बायो लेबोरेटरी किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। इसके अलावा इसे शरीर का व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं। इसके अलावा शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके इसका आता है वो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपकी लीवर। ध्यान देना, एंडोक्राइन सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम में शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि अपन पढ़ेंगे वो आएगी आपकी थायराइड ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि आपसे पूछ ली जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको उत्तर याद रखना है लीवर। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार पॉइंट दे दे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जिसे अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित होती है? श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसका, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा है? लीवर है, याद रखना। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो जाए आपके पेपर में कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो दोस्तों वो आप लोगों को याद रखना है स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर आपको करना है त्वचा, स्किन। तो दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक नाम आपको कंफ्यूज करेगा बार बार। यदि शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आपकी स्किन होगी, और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा आपका लीवर। तो ये इतने सारे उपनाम आपको लीवर के याद रखते हैं। शरीर की जैव प्रयोगशाला कहलाती है, बायो लेबोरेटरी कहलाती है, क्योंकि अपने शरीर की जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ संपन्न होते हैं? आपके लीवर में संपन्न होते हैं, आपकी यकृत में संपन्न होते हैं। शरीर का व्यस्ततम बंदरगाह है, शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये लेबोरेटरी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो अंग है वो भी कौन सा है? लीवर है। बात करते हैं कि लीवर स्थित कहाँ होता है, तो ध्यान देना, लीवर अपना ये जो दोनों फेफड़ों के बीच में जो डायफ्राम है नीचे की ओर, इस डायफ्राम के जस्ट मतलब आमाशय के जस्ट दाईं ओर अपना लीवर स्थित होता है। और लीवर की संख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लीवर संख्या में कितने होते हैं? 1 होता है दोस्तों, 1 ही होता है। कभी कभार पेपर में आपको एक जोड़ी मिल सकता है, तो आपको एक जोड़ी वाला ऑप्शन कभी राइट नहीं करना है। सिर्फ लीवर की जो संख्या कितनी है? 1 है। तो याद रखना, वक्ष जो अपनी गुहा है उसमें डायफ्राम की यदि मैं बात करूं तो डायफ्राम के जस्ट नीचे आमाशय आएगा, और आमाशय के ठीक दाईं ओर आपका कौन स्थित होता है? लीवर स्थित होता है। इसके अलावा अपनी बात करें तो यकृत की जो मूलभूत इकाई होती है, यकृत की मूलभूत या क्रियात्मक इकाई, या फिर आपको पेपर में मिल सकता है संरचनात्मक इकाई, मतलब आपका लीवर किन कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको याद रखना
लीवर यकृत पालिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लीवर लोब्यूल्स। तो आपको याद रखना है कि यकृत की मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? लीवर लोब्यूल्स कहलाती है। इसके अलावा यकृत का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हीपेटोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। तो यकृत का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो वो आपको याद रखना है, हीपेटोसाइट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हीपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और हीपेटोसाइट कोशिकाओं की वजह से ही स्टडी ऑफ लीवर, यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हीपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हीपेटोलॉजी कहलाता है। यदि लीवर के वजन की मैं बात करूं तो लीवर का वजन स्वस्थ वयस्क मनुष्य में होता है 1500 ग्राम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है, लीवर की मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई यकृत पालिकाएं कहलाती हैं, लीवर लोब्यूल्स कहलाती हैं। और यकृत का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हीपेटोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। इसलिए स्टडी ऑफ लीवर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। यकृत का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हीपेटोलॉजी में किया जाता है। और इसका वजन कितना दोस्तों? 1500 ग्राम या 1.5 किलो के समथिंग आपके इस लीवर का वजन होता है। अब अपन बात करें तो लीवर द्विपालित संरचना होती है, 2 पालियां होती है, इसके अंदर 2 लोब होते हैं तथा चॉकलेटी रंग की स्ट्रक्चर है। लीवर द्विपालित होता है और किस रंग की संरचना होती है? चॉकलेटी, मतलब चॉकलेट की कलर की संरचना होती है। 2 पालियों के अंदर ये डिवाइड होता है। अब देखो अपन बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पुट अप होता है पेपर में। यकृत के अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कुप्फर्स कोशिकाएं कहा जाता है। लीवर में स्थित कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है? कुप्फर्स कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो कुप्फर्स कोशिकाएं होती हैं, याद रखना दोस्तों, ये आरबीसी भक्षक होती हैं। आरबीसी भक्षक होती है, इसलिए इन्हें यकृत की सफाई कृमि के नाम से जाना जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये टर्म याद रखनी है। यकृत की सफाई कृमि किन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो वो आपकी कुप्फर्स कोशिकाएं। और कुप्फर्स कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? लीवर में स्थित होती हैं। क्या काम संपन्न करती हैं? आरबीसी का भक्षण करती है, आरबीसी को नष्ट करती है। तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। कुप्फर्स कोशिकाएं आरबीसी भक्षक होती हैं जिन्हें यकृत की सफाई कृमि के नाम से जानते हैं। अब देखो अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लीवर किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देता है, किस प्रकार से पाचन की क्रिया में भूमिका अदा करता है। तो ये अपन बात करेंगे लीवर के कार्य की। तो लीवर के कार्य कौन कौन से हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखने हैं, क्योंकि पेपर में काफी बार लीवर के फंक्शन पूछे जा चुके हैं और निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होने की संभावना है उनके अंदर भी लीवर के क्वेश्चन काफी आने की संभावनाएं हैं। तो क्या क्या वर्क संपन्न करता है? और डाइजेशन की बात करूं तो आपके डाइजेशन में किस प्रकार लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसे यूं ही आप शरीर की जैव प्रयोगशाला नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत सारे काम संपन्न करता है। वो बहुत सारे काम कौन कौन से हैं दोस्तों? अब अपन बात करते हैं यकृत के कार्य की। तो ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का चलेगा। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के क्या क्या कार्य हैं, किस किस प्रकार से लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, डाइजेशन में किस प्रकार का वर्क संपन्न करेगा। तो आप देखते जाना। यकृत के कार्य की बात करें तो यकृत का जो प्राथमिक कार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यकृत का जो प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी जो फंक्शन है लीवर का, वो है दोस्तों पित्त रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त रस का निर्माण करना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पित्त रस का जो स्टोरेज होता है, पित्त रस का जो संग्रहण होता है, वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो याद रखना, पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है दोस्तों? पित्ताशय में होता है। किसमें होता है? पित्ताशय में। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन आपके सामने बार बार तब होता है कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? तो पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के आरपी के पेपर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा गया था। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों
याद रखना उस टाइम आपको पित्ताशय कभी टिक नहीं करना है, वहाँ ऑप्शन के रूप में आपको पित्ताशय भी मिलेगा, आपको किसको राइट क्लिक करना है, लीवर को। पित्तरस का निर्माण तो कहाँ हुआ, लीवर में, और उसका स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय में। इसके अलावा पॉइंट की अगर बात करें तो ग्लूकोजेनेसिस, दूसरी जो टर्म आ रही है आपकी वो है ग्लूकोजेनेसिस। और ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। और यहाँ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अपने शरीर में भोजन का जो संग्रहण होता है, फूड का जो स्टोरेज होता है, वो फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में किसमें होता है दोस्तों, लीवर में होता है। काफी बार के पेपर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का संग्रहण कहाँ होता है, तो वो कहाँ हो रहा है, लीवर में होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन जब मैं पादपों की, प्लांट्स की बात करूँ तो पादपों के अंदर भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में जड़ों में होगा, स्टार्च के रूप में कहाँ होगा, जड़ों में होगा। लेकिन अपने शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है, लीवर में होता है। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी आपकी आती है वो है दोस्तों ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब है इसका ऑपोजिट, मतलब ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित किया जाएगा, ग्लूकोज में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ग्लूकोजेनेसिस। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी आपकी आती है वो टर्मिनोलॉजी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमीनो अम्ल तथा बसीय अम्लों को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो याद रखना, अमीनो अम्ल और बसीय अम्लों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और चौथी एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस की बात करें तो याद रखना दोस्तों, बसीय अम्लों को, फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा आपका लीवर क्या काम संपन्न करता है, तो इसके अलावा लीवर का जो वर्क है वो है दोस्तों यूरिया का निर्माण करना। अपनी बॉडी में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ध्यान देना, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूँ, उत्सर्जन तंत्र की बात करूँ तो वहाँ पर आप यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक प्रकार के प्राणी पढ़ेंगे। तो इस यूरिया का निर्माण अपने लीवर में ऑर्निथिन चक्र के दौरान होता है। कौन से चक्र के दौरान होता है, ऑर्निथिन चक्र के दौरान। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बनता है कि यूरिया का निर्माण किस चक्र के दौरान होता है, ऑर्निथिन चक्र के दौरान। तो ध्यान से सुना इस बात को, यूरिया का निर्माण होगा कब, क्योंकि अधिक विषाक्त जो अमोनिया होता है, अधिक विषाक्त का मतलब है जहरीला, अधिक विषाक्त अमोनिया को आपका लीवर कन्वर्ट करता है दोस्तों किसमें, यूरिया में। और यूरिया क्या होता है दोस्तों, कम विषाक्त होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अपने शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ हो रहा है, लीवर में। और ये लीवर क्या करता है, अधिक विषाक्त अमोनिया को कम विषाक्त यूरिया में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके शरीर के अंदर जो रक्त प्रतिस्कंदक होता है, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ, और अपने शरीर में रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है दोस्तों हिपेरिन। कौन होता है, हिपेरिन। इस हिपेरिन का संश्लेषण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो हिपेरिन का संश्लेषण भी किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके लीवर के द्वारा किया जा रहा है। हिपेरिन काम क्या करता है, ये रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ, मतलब अपनी रक्त वाहिनियों के अंदर ये रक्त को जमने से रोकता है। यदि रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे आदमी की डेथ हो सकती है। तो अपने रक्त वाहिनियों के अंदर
कौन सा ऐसा पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है, तो वह दोस्तों आपका हिपेरिन। इसके अलावा यह खनिज लवणों का संग्रहण करता है, खनिज लवणों का संग्रहण करता है। तो लीवर कौन कौन से खनिज लवणों का संग्रहण करता है, आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जिंक का करता है, कॉपर का करता है, फेरस का करता है, और एमओ का मतलब है मोलिब्डेनम। तो याद रखना, खनिज लवणों का संग्रहण भी किसके द्वारा किया जा रहा है, लीवर के द्वारा। किस किस का संग्रहण हो रहा है, जिंक, कॉपर, फेरस यानी कि आयरन और मोलिब्डेनम का संग्रहण करता है। इसके अलावा यह विटामिन का संश्लेषण भी करता है, तो विटामिन का संग्रहण भी करता है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संश्लेषण की यदि बात करूं तो बीटा कैरोटीन को, आपका लीवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। तो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम संपन्न कौन करता है, आपका लीवर करता है। संग्रहण की यदि बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संग्रहण कौन करता है, आपका लीवर करता है। तो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए तथा विटामिन B12 का संग्रहण भी किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। भ्रूणावस्था की यदि बात करूं तो भ्रूणावस्था में यह रक्त का निर्माण भी करता है, रक्त का निर्माण भी करता है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक पॉइंट और इसके साथ बता देता हूं। मनुष्य के शरीर की यदि पर बात करें तो वयस्क अवस्था में रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था की यदि बात करें तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो आपके लीवर में होता है। तो ये आपको लीवर के फंक्शन याद रखने हैं। तो ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये 4 टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार रखनी है। यूरिया के निर्माण की बात करें तो यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के दौरान कहाँ संपन्न होता है, आपके लीवर में संपन्न होता है। और ये लीवर क्या करता है, अधिक विषाक्त अमोनिया को कम विषाक्त यूरिया में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। रक्त प्रतिस्पंदन पदार्थ हिपेरिन की बात करूं तो इस हिपेरिन का संश्लेषण भी किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। खनिज लवणों के संग्रहण की बात की जाए तो जिंक, कॉपर, आयरन और मोलिब्डेनम का जो संग्रहण है वो भी किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। विटामिन का संश्लेषण और संग्रहण याद रखना, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन B12 का संग्रहण भी लीवर के द्वारा होता है। और भ्रूणावस्था के अंदर रक्त का निर्माण किसमें संपन्न होता है, तो वो लीवर में संपन्न होता है। तो ये आपका लीवर के वर्क थे, लीवर के फंक्शन थे। यहाँ जाकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पॉइंट है वो खत्म होता है। लेकिन याद रखना, आपके इस टॉपिक के साथ मैं आपको कुछ एसएसपी बता रहा हूँ, और वो एसएसपी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और एसएसपी का मतलब आप सब लोग जानते हैं, सम स्पेशल पॉइंट, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। हो सकता है तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने हैंडराइटिंग के नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो एसएसपी ध्यान से सुनते जाना। एक तो मैंने 3 प्रकार का भोजन आपको बता दिया है। नंबर 1 था बोलस, नंबर 2 था काइम, और नंबर 3 था काइम। ये तीनों भोजन के टाइप कहाँ पर लोगों ने पढ़े थे। तो बोलस की भी बात करूँ तो बोलस कहाँ का भोजन था, मुख गुहा का भोजन था। काइम कहाँ का भोजन था, आमाशय का भोजन था। और काइम कहाँ का भोजन होता है दोस्तों, छोटी आंत का भोजन होता है। किस प्रकार का भोजन है ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से जानना है। तो मुख गुहा की भी बात करें तो जब भोजन में लार मिक्स हो गई थी, चबाए हुए भोजन में जब लार मिक्स हो जाती है तो उस भोजन को अपन कौन सा भोजन नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं। आमाशय की बात करें तो मथित जो भोजन होता है, याद रखना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आमाशय में भोजन का मंथन होता है। और मथित भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, काइम कहा जाता है। और ये काइम कहाँ का भोजन है, आमाशय का भोजन है। छोटी आंत के भोजन की बात करें तो आमाशय के बाद भोजन डायरेक्ट किसमें जाएगा, छोटी आंत में जाएगा।
तो छोटी आंत में जब सारे भोजन का डाइजेशन हो जाएगा तो लेई समान पदार्थ बनता है, और इस लेई समान पदार्थ को कहा जाता है, लेई समान भोजन को कहा जाता है काई, और काई कहाँ का भोजन है? छोटी आंत का भोजन होता है। इसके अलावा आप बात करें तो जठर भाग की यदि बात करूं तो जठर भाग के द्वारा म्यूसिन एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है दोस्तों? म्यूसिन एंजाइम सीक्रेट होता है। और ये म्यूसिन एंजाइम क्या काम करता है? ये जठर रस के अम्लीय प्रभाव को, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जठर रस के अम्लीय प्रभाव को क्या करता है दोस्तों? नष्ट करता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है म्यूसिन एंजाइम का कार्य क्या है, और म्यूसिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है? तो म्यूसिन एंजाइम आपके जठर भाग से सीक्रेट होता है, और क्या काम संपन्न करता है? जठर रस के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने का काम संपन्न करता है। इसके अलावा अपन बात कर चुके हैं प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम की, और ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम कहाँ स्थित है? आपके आमाशय में स्थित है। और इन दोनों एंजाइमों के सक्रियण की यदि बात की जाए, इनको एक्टिव कौन करता है? तो याद रखना दोस्तों, इनको एक्टिव करने का काम संपन्न किया जाता है आपके HCl अम्ल के द्वारा। तो HCl अम्ल का जो मेन वर्क है वो क्या है? आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को क्या करना? एक्टिव करना। और इस HCl अम्ल को कहा जाता है कौन सा एसिड? बर्थ एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहते हैं? बर्थ एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान देना, यकृत की जो मूलभूत इकाई थी उनको नाम दिया था अपने लीवर लोब्यूल्स। यकृत की मूलभूत इकाइयां क्या कहलाती है? लीवर लोब्यूल्स कहलाती हैं। और यकृत में इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1 लाख होती है। एक लीवर अपना, और लीवर की जो मूलभूत इकाइयां होती है वो लीवर लोब्यूल्स कहलाती है, यकृत पालिकाएं कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 लाख के समथिंग होती है। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, मल में दुर्गंध का कारण बनने वाले जो पदार्थ थे, मल में दुर्गंध का कारण बनने वाले पदार्थ थे आपके स्केटोल, क्रिसोल और इंडोल। मनुष्य के मल में दुर्गंध किन कारणों की वजह से आती है, किन कारकों की वजह से आती है? तो वो आपकी स्केटोल, क्रिसोल और इंडोल। जबकि यदि मल के रंग की बात करूं, मनुष्य के मल का जो रंग होता है, वो मनुष्य के मल का रंग किन कारणों की वजह से होता है? तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, स्टर्कोबिलिन है, स्टर्कोबिलिन है और यूरोबिलिन नामक वर्णकों की वजह से मल का रंग हल्का पीला होता है। तो देखो दोनों क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। मल में दुर्गंध का कारण तो बनते हैं इंडोल, स्केटोल और क्रिसोल, जबकि मल के रंग की बात करूं तो मल के रंग के लिए उत्तरदायी जो वर्णक होते हैं वो होते हैं स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन। इसके अलावा यदि अपन पॉइंट की बात करें तो छोटी आंत के जो पॉइंट है वो आप लोगों को विशेष याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ध्यान देना, छोटी आंत के 3 पार्ट आप लोगों को याद है। नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजेनम और नंबर 3 इलियम। इलियम तो याद रखना, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, इन तीनों में से कौन से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो याद रखना इलियम भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे इलियम भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो अवशोषण की दर भी बढ़ती जाती है। और ये बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत किस पार्ट में होता है? ड्यूडेनम पार्ट में होता है, जिसको अपने ग्रहणी नाम दिया था। और पचित भोजन का अधिकांश जो अवशोषण होता है वो दोस्तों कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत के इलियम पार्ट में होता है। यहाँ जाकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि अभी जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अभी जो वीडियो आप लोगों के सामने डाले जा रहे हैं वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख करके बिल्कुल डीपली तरीके से नोट्स तैयार करके आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। इसलिए आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर बने रहें, इस YouTube चैनल पर बने रहें। और ये YouTube चैनल मेरा नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों का YouTube चैनल है। मैं तो सिर्फ आपका एक साथी हूँ जो मेरे पास जितनी भी सामग्री है जनरल साइंस को आप लोगों के पास पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों का जो प्यार इस यूट्यूब के जरिए मुझे मिल रहा है उसको तो मैं देखो टॉप पर भुला नहीं पाऊंगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो साइड में जो बेल आइकन आपको दिखता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और दो सूचनाएं मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ। यदि आपको जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन टेस्ट यदि आपको देने हैं तो वो भी सुविधा हम लोगों ने कर रखी है। आप नरेंद्र अकेडमी बुढ़ा का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको डेली जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन ही उनका उत्तर दे सकते हैं और आप विजेता बन सकते हैं। हो सकता है हम अभी पूरी कोशिश करें कि विजेता जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पुरस्कार भी दिया जाए, घर जाकर के उनको संबल प्रदान किया जाए, ताकि हम इस टेलीग्राम के जरिए बहुत सारे बच्चों से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जीके के अच्छे नोट्स देखने हैं, जीके के अच्छे वीडियो आपको देखने हैं, तो आप अनिल खेदर स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने डाले जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रही है, तो उस चैनल अनिल खेदर स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों का भाई हरीश कुमार हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।